हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग 12वीं के हिंदी विषय के गद्य खंड के पहला अध्याय जिसका नाम है बातचीत। तो आइए बातचीत स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक का परिचय जान लेते हैं कि किनके द्वारा लिखा गया है और उनका क्या नाम है, कब जन्म लिए, कब उनका निधन हुआ और क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है। तो आइए इस बारे में थोड़ी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। तो देखिए, बातचीत जो आपको दिया गया है पढ़ने के लिए वह एक निबंध है और इसके निबंधकार, इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 को। इनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज बन गया है, वहाँ है। इनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा लाई थी। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा था वो संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी वृत्ति के बारे में जान लेते हैं, इनके व्यवसाय के बारे में जान लेते हैं। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन इन्होंने किया। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रह गए। इनके यहाँ जो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, आइए उन पे भी नजर डाल लेते हैं। पिताजी के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना इनको करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। आपको बता देते हैं कि जो बालकृष्ण भट्ट है वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। आइए इनके हम कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, उनमें से प्रमुख हैं रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, वैरी गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों पर एक नजर डालते हैं, जो कि पद्मावती, कृतार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सून की एक नकल, वृहनला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि इनके नाटक हैं। इनका प्रहसन देख लेते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। इन्होंने निबंध क्या लिखे हैं? 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध वाला नाम से 2 खंड में एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। अब आइए हम देखते हैं बातचीत क्या कहते हैं। इसमें कहा गया है, हमारे छात्र को हम बताना चाहेंगे कि जो बातचीत है, जो कला है बात करने की, जिसको हम वाक शक्ति कहते हैं, उसके बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में दर्शाया गया है। तो देखिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्यों को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। मनुष्य को जो ईश्वरीय शक्ति प्रदान है वरदान के रूप में, उसमें वाक शक्ति भी प्रमुख वरदान है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर सोचिए कि आदमी के पास बोलने का शक्ति नहीं होता, आदमी के पास बोलने का वरदान नहीं होता, तो फिर इस सृष्टि कैसी होती? आवाज विहीन सृष्टि, गूंगी सृष्टि
है ना। बिल्कुल मतलब आप जो अपना सुख दुख जो भी व्यक्त कर रहे हैं बोलकर, अपने मित्रों से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, दिल का बोझ हल्का करते हैं किसी से बात करके, ये सब करने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता अगर हमें बातचीत करने की शक्ति ना होती। कहते सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। जो भी हमारी जरूरतें होती या जो भी हम बताना चाहते उसका काम तो हम जरूर निकालते, दूसरे इंद्रियों के सहारे हम उस काम को निकालते जरूर, लेकिन हम बोल नहीं पाते और न हमें कोई सुन पाता। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है। जब हम किसी से बातचीत कर रहे हो या स्पीच दे रहे हो तो दोनों ही चीजें हैं, तभी संभव है जब हम बोल सकते हो। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। देखिए हम जहाँ भी स्पीच देते हैं, जहाँ भी स्पीच की जरूरत होती है, तो हमको एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर, अभिवादन के तौर पर कुछ न कुछ कहना पड़ता है, और ये भी तभी संभव है जब हमें वक्तृता है। जहाँ कोई मर्म या नो की चुटकुली बात वक्ता महाशय के मुख से निकलती है कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जब भी किसी इस तरह का चुटकी लेने वाली बात, हंसी मजाक की बात निकलती है, तो आपकी बातों पर तालियां बजनी आरंभ हो जाती हैं। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। आप बातचीत करने का, एक स्पीच देने का अलग तरह का अंदाज आपका होता है, ताकि आपके बात को लोग सुनकर उससे सुख महसूस करें, हंसी महसूस करें और खुश हों। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहने उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। जब आप साधारण बातचीत कर रहे होते हैं, साधारण सुख दुख बांट रहे होते हैं, तो उसमें कुछ नया मसाला हम जोड़ नहीं पाते हैं। दो आदमी प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे होते हैं, उसमें उसमें करतल ध्वनि नहीं होती है। कोई चुटकुली बात आ गई तो हंस पड़े। मुस्कुराहट से ओठों का केवल फर्क उठना ही इसी हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है। घरेलू बातचीत रमाने का ढंग है। जब आप स्पीच देते हैं, जो आपके श्रोता होते हैं, जो आपको सुनते हैं, आपका उद्देश्य होता है कि उनके अंदर उत्साह भरे, उनके अंदर जोश भरे। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। देखिए जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जिस तरह से हमें खाना पीना का जरूरत है, उसी तरीके से बातचीत करना भी उतना ही जरूरत है। क्योंकि अगर हम बातचीत नहीं करते हैं तो हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो बिल्कुल सही नहीं रह पाता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। मान लीजिए आपको किसी से द्वेष हो गया, या किसी के बारे में आपने किसी से आपके बारे में कुछ कहा गया है, लेकिन वो क्लेरिफाई कब होता है, आप उसको कब समझ पाते हैं, जब आप उससे बात करते हैं दरअसल हुआ क्या था, तभी आप उसको समझ पाते हैं। और तब जाके कहीं आपका मन का बोझ हल्का हो पाता है, या आपके अंदर में जो शक है वो दूर हो पाता है। चित्त हल्का और स्वस्थ हो परमानंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पर जाते हुए इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। एक से एक बातूनी लोग हैं। महिलाएं तो खास करके चावल चढ़ाएंगी और बातचीत करने के चक्कर में चावल जल जाता है, गल जाता है ना। तो बातचीत करने में तो लोग खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ष कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। मतलब कि बाकी कुछ का नुकसान हो जाए, लेकिन बातचीत करने का जो मजा है वो खत्म नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी भी क्या करते हैं, अध्ययन का समय शाम को हो गया है तो शाम को अध्ययन नहीं करेंगे। अपने यार दोस्तों के साथ अगर बातचीत में रम गए हैं तो भर मतलब 9-10 बजे रात तक उनकी गप्पे खत्म नहीं होती हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो 16
वर्ष तक मनुष्यों से इनको दूर रखा गया, ये मनुष्य का चेहरा तक नहीं देख पाए। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे, याद रखिएगा, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे 16 वर्षों तक मनुष्यों से उनको दूर रखा गया था। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में वो 16 वर्ष गुजारे, और जब उसने पहली बात सुनी तो किसके मुख से सुनी जी? फ्राइडे के मुख से सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। सोचिए, 16 वर्ष तक जो किसी आदमी का मुख न देखा हो, किसी की आवाज न सुनी हो, किसी मनुष्य की, वो अगर अचानक से आवाज सुनता है तो उसको किस तरह का आभास होगा, उसको किस तरह उसको खुशी मिलेगी कि कोई अपने जैसे का आवाज सुन पाया है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है, और इस बात को बताता है कि मनुष्य की जो बातचीत करने का तरीका है वो किस तरह से लोगों को लुभाता है। मनुष्य को तो छोड़िए, पशु पक्षियों को हम लुभा लेते हैं। जिनमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अब जो लोग हैं जो सिर्फ पत्राचार करते थे, पहले ज्यादातर पत्राचार ही होता था, अगर बातचीत आवाज नहीं सुने हैं तो अपने प्रेमी प्रेमिकाओं की आवाज सुनने के लिए कितने व्याकुल रहते हैं हम, कितने आकुल रहते हैं हम। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। किसी के भाव को समझना, किसी को समझाना, अपने भाव को किसी को समझा पाना, ये तभी संभव है जब हम शब्दों का प्रयोग करेंगे और जब हमें बोलने की शक्ति होगी। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, और जब तक आपकी बोली से आपके व्यवहार का पता चल जाता है, आप किस तरह से बोलते हैं उससे आपके पूरे व्यवहार की जानकारी होती है। अगर आप बोलते ही नहीं है तो फिर आपके अंदर निहित गुण और दोष के बारे में कोई नहीं जान सकता। बेन जॉनसन, याद रखिएगा, बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है, जहां तक कि हम जमात उसको झुंड नहीं कर लेते हैं, वहां भी बातचीत होते रहता है। एडिसन का मत है, इसको ध्यान से सुनिएगा, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। देखिए, एडिसन साहब ने कहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। जब 2 व्यक्ति बातचीत कर रहा है तो पूरी तरह से दिल खोलकर बातचीत करते हैं, उनके दिल में जो भी भड़ास होती है उसको निकाल लेते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो गई, और जब तीसरा आदमी वहां प्रवेश करता है, जब 2 लोगों की बातचीत चल रही होती है, तो फिर वो बातचीत का मजा नहीं रह जाता है, वो बातचीत बंद कर दिया जाता है। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। और आप एक व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा व्यक्ति पे अगर आप भरोसा करते हैं तो फिर वो कई व्यक्तियों तक पहुंच जाता है। दूसरे या कि तीसरे आदमी को आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उस निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। अगर तीसरा व्यक्ति कोई आता है दो के बातचीत के बीच में, तो या तो आप अपना बातचीत बदल देते हैं या फिर उसको मूर्ख समझकर उसको मूर्छित बनाने लगते हैं कि नहीं, हम ये बात नहीं करते, हम दूसरा बात कर रहे थे, तीसरा बात करते, इस तरह की बातें होने लगती हैं। आगे देखेंगे, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर से विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। देखिए, जैसे आप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसका गुण आप में, आपका गुण उसमें चला जाता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप इन्होंने दिया है कि जैसे गर्म दूध को अगर हम पानी के ठंडे बर्तन में डालते हैं तो पानी का बर्तन में रखा पानी गर्म होने लगता है और दूध ठंडा होने लगता है। इसी तरह से जब 2 मनुष्य आपस में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो उन दोनों का गुण और दोष एक दूसरे में आदान प्रदान होने लगता है। जब पास बैठने का असर इतना होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। मात्र पास बैठने से इतना असर होता है तो सोचिए बातचीत करने पर कितना असर होता है, इसे कौन ना स्वीकार करेगा।
अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन गया है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 शाखाएं हैं। गुप्त असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नक्शी जड़ जाती है। देखिए, आप 3 लोग हैं, 3 कोना पकड़ के बैठे हैं और तीनों में बातचीत होती है। उनकी बातचीत ऐसी होती है जैसे अंगूठी में पिरोया गया नगीना है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकुल्लफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। लेकिन जब चौथा आदमी आ जाता है तो फिर वहां पे बातचीत में जो मजा ले रहे हैं उनका स्थान नहीं रह पाता है। खुल के बातें न होंगी। जो कुछ बातचीत की जाएंगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सड़ी हुई होंगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोगल कहलाएगी। इसको याद रखिएगा, 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाएगी? तो राम रमोगल कहलाएगी। उसे हम सलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के जमाने के ऐसे दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। जब 2 बूढ़े लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो जमाने से जो उनका शिकायत होता है वो दोनों मिलकर आपस में बांटते हैं और वो बहुत पुराने जमाने की वैसे वैसे कहानियां सुनाने करेंगे जिसमें भरोसा करने लायक नहीं होता है। उसमें से 4 सच बोलेंगे तो फिर 10 झूठी बातें भी गढ़ेंगे। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करेंगे। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो हमेशा शेक्सपियर की बातें करेंगे। आपको पता है बहुत अच्छे नाटककार हैं। मिल्टन साहब की बात करेंगे, बहुत अच्छा पोएट है। मिल और स्पेंसर साहब का भी आपने अंग्रेजी की किताब में, अंग्रेजी की पुस्तक में अध्ययन किया होगा स्पेंसर साहब के बारे में। इन लोग महान व्यक्तियों का नाम लेते हैं तो लोग पढ़े लिखे होते हैं। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी जिगरे दोस्त अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे और जब 2 दोस्त आपस में बात करते हैं तो उनकी तो बात ही अलग होती है। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है और जो हम सहेलियां हैं जो ज्यादातर साथ में रहती हैं उन सहेलियों का बातचीत का तो जायका स्वाद ही अलग है। उनकी बातचीत में मानो रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लगा है। जो लोग इन लड़कियों के बीच का बातचीत सुने हैं वही बता सकते हैं कि इनकी बातचीत में कौन सा स्वाद होता है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटों का गिला शिकवा होगा। बूढ़ी लोग जो है बेटी या बहू का गिला शिकवा करेंगे, बेटों या बहुओं की गिला शिकवा करेंगी बुढ़ियां। या वे बिरदराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खारे दांत निकल लड़ने लगेंगी और उनके बीच में बातचीत होते होते कभी ऐसा भी होता है कि वो आपस में झगड़ने लगती हैं। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद कोई सलाह काटेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। जो बच्चे होते हैं जो खिलाड़ी हुए तो अपना बड़प्पन वो जरूर दिखाते रहेंगे। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को न गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। मतलब हर तरह के लोग, बुढ़े मिले तो अलग बातचीत, बुढ़िया मिली तो अलग बातचीत, हम सहेलियां मिली तो अलग बातचीत और पढ़ने वाले बच्चे मिलते हैं तो अलग बातचीत, खेलने वाले बच्चे मिलते हैं तो अलग बातचीत। राज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, जो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं और जिसको हम अगुआ कहते हैं, बिचमान कहते हैं। जब 2 लोगों के बीच में वो संबंध बनवाता है, रिश्ते जोड़वाता है तो उसका बातचीत अलग होता है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चढ़ की बात की भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब आप बातचीत का आपका आएगा पार्ट 2 तो उसमें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर हम आपको दे सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।